सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर आज का हमारा टॉपिक है कौन सा मेथड से हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जब कंपनी क्या करती है पब्लिक में डिबेंचर्स को क्या करती है, इशू करती है। तो जब इशू करती है ना, उसी टाइम बता देती है कि फ्यूचर में इनका जो रिडम्पशन होगा वो कन्वर्जन से होगा, यानी कि एक कन्वर्जन वाला भी ऑप्शन आपके पास में होगा। अभी रिडम्पशन की डेट को सिचुएशन ये है कि ये डिबेंचर होल्डर हैं, यानी कि डिबेंचर्स जो हैं वो किनके पास में पड़े हैं, डिबेंचर होल्डर के पास में। और कंपनी के पास में क्या पड़ा है, इनका जो पैसा है, इनकी जो मनी है, इनका जो फंड है ना। कंपनी ने इनको डिबेंचर इशू कर दिए तो डिबेंचर इनके पास में आ गए और इन्होंने कंपनी को क्या दे दिया, पैसा डिबेंचर खरीदने के बदले में। तो वो पैसा फंड कंपनी के पास में है। अब 4 साल बाद 5 साल बाद में कंपनी कर रही है रिडम्पशन। अब रिडम्पशन करते टाइम कंपनी क्या बोल रही है, वैसे इशू के टाइम ही कंपनी ने बता दिया होता है कि रिडम्पशन कैसे होगा। तो रिडम्पशन कैसे होगा कि कंपनी इनको बोल रही है लाओ भैया डिबेंचर लेके आओ, जिन डिबेंचर का क्या करना है, रिडम्पशन करना है, वो डिबेंचर दे दो हमको और इसके बदले में तुम ले लो कंपनी के या तो न्यू शेयर्स या ले लो न्यू डिबेंचर। वैसे अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, कंपनी रिडम्पशन कैसे करती है कि डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर ले लेती है रिडम्पशन की डेट पर, मैच्योरिटी की डेट पर, और उसके बदले में उनको पेमेंट कर देती है। अब वो पेमेंट लमसम भी कर सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है ना, वो हमने समझा। और उसके लिए एक सिंकिंग फंड या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं, वो भी हमने समझा। लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं दे रही है, यहाँ पर पुराने डिबेंचर ले रही है, उसके बदले में या तो न्यू डिबेंचर दे रही है या फिर न्यू शेयर दे रही है। ओके, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होगी, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, तो वो मैं आपको एक पूरा चार्ट बनवा देता हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कर देते हैं रिडम्पशन को ड्यू। रिडम्पशन ड्यू। अब रिडम्पशन जो ड्यू होगा वो कैसे होगा। अब रिडम्पशन जो ड्यू हो सकता है वो 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। या तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं एट पार, ये एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। यस, रिडम्पशन ड्यू की एंट्री वही होगी जो हम कन्वर्जन से पहले जब ड्यू करते थे वो। तो रिडम्पशन ड्यू हो सकता है या तो एट पार। अगर रिडम्पशन एट पार पे हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बिल्कुल सिंपल एंट्री, टू डिबेंचर होल्डर। ओके, ठीक है। यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डीआरआई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है कन्वर्जन के केस में। बस पुराने डिबेंचर लेने हैं, नए डिबेंचर देने हैं। ओके जी। फिर होता है अगर हम रिडम्पशन करें ऑन डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पे जब रिडम्पशन करते हैं तो एंट्री क्या होगी, वही परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे। और रिडम्पशन के टाइम डिस्काउंट जो होता है ना हमारे लिए फायदा होता है, इशू के टाइम डिस्काउंट लॉस होता है, पर रिडम्पशन के टाइम फायदा होता है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और डिस्काउंट जो है वो हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और 2 हम डिबेंचर होल्डर कर देंगे। ओके जी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर ऑन प्रीमियम। अगर रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी। अगर रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो परसेंटेज, प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो लॉस होगा, इशू करते हैं प्रीमियम पे तो फायदा होता है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम लॉस होता है। हम कितनी बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, अगर आप मेरे रेगुलर जो आपने लेक्चर सारे अटेंड किए तो आपको पता है। तो यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा बेटा, इसलिए डेबिट होगा क्योंकि रिडम्पशन के टाइम अगर प्रीमियम पे हम रिडम्पशन करते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है। और 2 डिबेंचर होल्डर। ओके, ये तो हो गया रिडम्पशन हमारा ड्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिडम्पशन ड्यू तो हो गया, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना होगा। डिबेंचर होल्डर को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, चाहे आपने एट पार रिडम्पशन कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो। तो जो हम पेमेंट करेंगे उसका मामला देखिए, है ना, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। अब पेमेंट तो नहीं करेंगे, न्यू शेयर्स इशू कर सकते हैं और
नए डिबेंचर इशू भी कर सकते हैं, न्यू शेयर्स। देखो न्यू वर्ड याद रखना, या तो नए शेयर इशू करेंगे या नए डिबेंचर इशू करेंगे। इशू टू डिबेंचर होल्डर, कन्वर्जन है ना तो पेमेंट नहीं होगा, ये याद रखना। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कैसे होगा देखो, अब यहां पर भी ध्यान रखना कि जो हम नए शेयर या नए डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं। नए डिबेंचर अगर या नए शेयर इशू कर रहे हैं एट पार, क्योंकि नए शेयर इशू हो रहे हैं ना, तो वो भी तो इशू हो रहे हैं, भले ही डिबेंचर के बदले में इशू हो रहे हैं, लेकिन इशू तो हो रहे हैं, तो वो भी एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। तो एट पार अगर नए शेयर इशू हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, ये यहाँ क्रेडिट है, इसको हम डेबिट करके हमारी लायबिलिटी कर देंगे खत्म। तो यहाँ हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक लायबिलिटी खत्म, दूसरी जनरेट। और अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2% डिबेंचर। ये कौन से नए डिबेंचर है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं 10% डिबेंचर का, तो नए डिबेंचर इशू कर रहे हैं मान लेते हैं 11%, ऐसे। अगर नए डिबेंचर या नए शेयर इशू कर रहे हैं हम, वैसे नए शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन नए जो डिबेंचर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो अगर हम डिस्काउंट पे इशू करें तो डिबेंचर कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, खास करके इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे कर सकते हैं, पार पे कर सकते हैं इशू। स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू शेयर्स तो नहीं डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते, तो हम कर देंगे परसेंटेज डिबेंचर्स। अब ये कौन से डिबेंचर है बेटा, ये न्यू डिबेंचर है, दिस इज द न्यू डिबेंचर। ओके, अगर शेयर्स या डिबेंचर हम इशू करें डिबेंचर होल्डर को कन्वर्जन के केस में ऑन प्रीमियम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सब इशू हो रहे हैं। देखो ये रहा इशू है ना, न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर। प्रीमियम पे करेंगे तो भी वही डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम फायदा होगा, आपको पता है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इशू करते टाइम तो फायदा ही होता है। और टू अगर शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, मान रहा हूं इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। और अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 2% डिबेंचर। बहुत सिंपल एंट्री है। यहां तक तो मामला एकदम बढ़िया है और बहुत ही सिंपल है। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक प्रॉब्लम ये आती है, ये जो हमने रिडम्पशन किया है ये किया है आफ्टर और ऑन मैच्योरिटी डेट। ये हम रिडम्पशन कब कर रहे हैं, मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं। मैच्योरिटी डेट का मतलब अगर हमने जब डिबेंचर इशू किए थे तो हमने बोला था भाई 4 साल बाद में हम उनका रिडम्पशन करेंगे, तो वो 4 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये मामला आता है। तो उस केस में आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है एट पार जो है हमने रिडम्पशन किया और नए जो है एट पार डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर दिए, डिस्काउंट पे हमने रिडम्पशन किया है ना, ड्यू कर दिया, और फिर नए शेयर या डिबेंचर जो है एट पार डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर दिए। प्रीमियम पे हमने रिडम्पशन ड्यू कर लिया, और हो सकता है हमने एट पार डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पर नए शेयर या नए डिबेंचर इशू कर लिए। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो डिबेंचर हैं जिनका हम रिडम्पशन कर रहे हैं, जो रिडम्पशन हम ड्यू कर रहे हैं, चाहे हम पार पे डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो मैच्योरिटी डेट या उसके बाद में कर रहे हैं। मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं, मतलब 4 साल के लिए इशू किए थे, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है। इसको हिंदी में बोलते परिपक्वता अवधि खत्म हो गई है। ओके, ठीक। अब एक और केस आता है इसके अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन, ये स्पेशल केस है, नोट, व्हेन डिवेंचर रिडीम बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो बिफोर मैच्योरिटी डेट कर रहे हैं। सर क्या मतलब है इसका, मैं बता देता हूं। अभी देखो, मान लेते हैं हमने डिबेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 के अंदर हमने डिबेंचर इशू किए, और हमने बोला इसका रिडम्पशन होगा
31 मार्च 2028 में, 2028 में होगा। तो 20 में इशू किए, 28 में रिडम्पशन होगा 8 साल बाद। ओके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बीच में ही, रिडम्पशन कन्वर्जन से होगा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2024। तो 31 मार्च 2023 को या फिर 31 मार्च 2024 को हम रिडम्पशन कर लेते हैं। तो ये जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं ये मैच्योरिटी डेट से पहले कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आती है कि अगर आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं डिस्काउंट पर, है ना, ये हमने जो है इशू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लॉस होता है उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जो अगर डिबेंचर आपने इशू कर रखे हैं किस पर, डिस्काउंट पर, ठीक है, तो वो डिस्काउंट आपके लिए लॉस होगा, है ना। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2000, समझना इस ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, क्लिक कर जाएगा आपके, देखना। 1 अप्रैल 2020 को हमने डिबेंचर इशू किए 1 लाख रुपए के और 10% डिस्काउंट पे किए। तो डिस्काउंट कितना हो गया 10,000 रुपीज़ का। या मान लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं मान लेता हूँ 80,000 रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए और डिस्काउंट था 10%, तो कितना हो गया 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब इनका 80,000 जो है उसका रिडम्पशन कब होगा, इसका रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020, है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो कितने 8 साल बाद में। तो 8 साल बाद में रिडम्पशन होगा, ये इशू की डेट, ठीक है, ये रिडम्पशन की डेट है। तो रिडम्पशन 8 साल बाद में होगा। हाँ, तो 8 साल तक हम क्या करेंगे, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये जो लॉस है 8,000 रुपए का, ये किसी एक ईयर का लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है, क्योंकि ये जो 80,000 रुपए हैं ये 2020-21 में भी यूज होंगे, 22-23 में भी होंगे, 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में, 26-27 में, 27-28 में, 8 साल तक यूज होंगे। तो ये जो लॉस हुआ है, लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने डिबेंचर इशू किए जिसकी वजह से हमने 80,000 रुपए मिले हैं, तो उस वजह से हमें ये 8,000 रुपए का लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब 8,000 रुपए का जो लॉस हो रहा है आपको, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किए और उसका यूज, है ना, अब 80 में से 8,000 का तो डिस्काउंट है, तो हमको 72,000 रुपए मिले होंगे। तो ये 72,000 8 साल तक यूज हुए ना, तो इसका मतलब ये 72,000 रुपीज़ जो हमें मिले हैं, इसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है वो किसी एक साल का नहीं है, 8 साल का है। तो इसको 8 साल में हम कैसे, 8,000 में 8 ईयर का डिवाइड कर दो, तो हर साल हम कितना राइट ऑफ करेंगे, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, ऐसे राइट ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब अब अगर हम 31 मार्च 2028 को रिडम्पशन करें, मैच्योरिटी डेट पे रिडम्पशन करें, तब तक तो ये डिस्काउंट पूरा का पूरा खत्म, राइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हर साल 1,000 रुपए हम दिखा देंगे पीएनएल में लॉस। ओके, बट अगर बीच में रिडम्पशन कर दे तो फिर हो सकता है आधा डिस्काउंट, आधा लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया है, अपलिखित कर दिया है, और आधा हो सकता है नहीं किया हुआ। तो बस वही मामला यहां आता है जब हम रिडम्पशन करते हैं बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसी को मैं समझाता हूं। यहां पर अगर इसी एग्जांपल में अगर हम रिडम्पशन करें, रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2024, वैसे करना कब चाहिए था हमके, 28 में, कर रहा हूं इस डेट को। तो अब कैसे रिडम्पशन की एंट्री होगी, परसेंटेज डिबेंचर तो डेबिट हो गई, यस, और फेस वैल्यू से होगा, वो कितना है 80,000, ठीक है, फेस वैल्यू 2 करेंगे हम वो डिस्काउंट जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, या वो डिस्काउंट जो अभी तक राइट ऑफ हो चुका है, यानी कि 1,000 रुपए हम दिखा चुके हैं, उसको तो डाल देंगे हम 2 पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में कितना डालेंगे, देखो कितना राइट ऑफ हो गया होगा, एक दिखाया होगा हमने 31 मार्च, अब 20 वाला ईयर कब खत्म हुआ होगा, 21 में, तो एक 21 में 1,000 रुपए दिखा दिए, 22 में 1,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए, 23 में 1,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए, 24 में 1,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए। तो 4 साल में कितने रुपए राइट ऑफ कर दिए, 4,000 रुपए। तो 4,000 जो राइट ऑफ हो गए, और 2 वो अमाउंट जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, तो उसको हम डाल देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। कितने रुपए राइट ऑफ नहीं किए, टोटल 8,000 का लॉस था, उसमें से 4,000 का राइट ऑफ हो गया, तो कितना नहीं हुआ 4,000 का। अगर आप चाहो तो समझाने के लिए मैं यहां पर 31 मार्च 2025 कर देता हूं। अब बताओ कितने साल का राइट ऑफ हुआ होगा, 21 में हुआ होगा, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में, 5 साल तक 1,000 रुपए राइट ऑफ किए होंगे, तो 5,000 राइट ऑफ कर लिए, यस। तो जो राइट ऑफ हो गया, एक जैसा अमाउंट नहीं आया इसलिए मैंने डेट चेंज कर लिए, तो 5,000 तो राइट ऑफ हो गए। अब कितने राइट ऑफ नहीं हुए, 25 के बाद में 26, 27, 28, 1,000 रुपए हर साल, तो 3,000 रुपए राइट ऑफ नहीं हुए, उसको हम इस अकाउंट में डाल देंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और फिर हम कर देंगे यहां पर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, वो कितना आ जाएगा 72,000। आ गया समझ में, आया अच्छे से। तो ये पीएनएल में कौन सा ट्रांसफर करना है, जो राइट ऑफ हो गया और जो राइट ऑफ नहीं हुआ, राइट ऑफ मतलब ये लिखते हैं, राइट ऑफ
हो गया। और यहाँ पर कौन सा लिखते हैं, जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में दिखाते हैं। आया समझ में?